दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को प्रतिदिन इंतज़ार रहता है कि कोई ना कोई वीडियो पब्लिश होगा, तो बिल्कुल आज भी वीडियो पब्लिश हो रहा है। कल तो हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद की रचना जो कामायनी है, जिसके सर्ग आशा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, ईड़ा सर्ग जो आपके पाठ्यक्रम में है, उस पर चर्चा की, जिसमें से एक वीडियो पब्लिश किया गया था। आज सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त की कविताओं पर आधारित हमारे यहाँ कक्षा होगी, तो जिसमें से सुमित्रानंदन पंत की एक कविता का यह वीडियो पब्लिश किया जा रहा है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, यह सुमित्रानंदन पंत की कविता का वीडियो आज पब्लिश किया जा रहा है। और वैसे हमारे यहाँ आज जो होगा पूरा का पूरा सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन कविता है, प्रथम रश्मि कविता है, नौका विहार है, संध्या है, एक तारा है, भारत माता है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, इन कविताओं पर, और मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत है, साकेत का नवम सर्ग और भारत भारती, इस पर आधारित आज लोगों को वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आप लोगों को मिले, जो भी लेक्चर आपको मिले, पब्लिश किया जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आप उसे पढ़ सकें। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे सुमित्रानंदन पंत की, प्रकृति के सुकुमार कवि की बात करेंगे, और फिर उसके बाद में इनकी जो रचना है, इनकी जो कविता है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है आपके लिए कि प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा किसने है? कितने लोगों को पता है? आप लोगों में से जितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए निराला ने सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि किसने कहा है? निराला ने कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ, इनका अन्य नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्मभूमि कौसानी है, उत्तराखंड में। इनका कर्मभूमि है इलाहाबाद। ये लेखक थे, अध्यापक थे और कवि भी थे। इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है, हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है, रामायण भी कहा जाता है, और संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम गंगादत्त था। पिता का नाम कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें। पिता का नाम गंगादत्त और माता का नाम सरस्वती था। माता का नाम सरस्वती था। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही संक्षेप में मैंने यहाँ पर लिख दिया है महत्वपूर्ण तथ्यों को। इनके काव्य की अगर हम बात करें तो इनका काव्य देखते हैं कि प्रथम इनकी जो कविता है वह है गिरजे का घंटा। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है, चित्रशाला कहा जाता है पल्लव को। देखिए, पल्लव को प्रकृति के चित्रशाला, जबकि पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र। इनकी छायावादी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे पल्लव है, ग्रंथि है, वीणा है, उच्छ्वास है, ये सब छायावादी रचनाएं हैं। बच्चन के साथ इन्होंने मिलकर एक सहयोगी रचना की, खादी के फूल। अंतिम छायावादी काव्य इनका गुंजन है। अंतिम छायावादी काव्य गुंजन है। और नरेंद्र शर्मा के साथ मिलकर इन्होंने रूपाभ पत्रिका का संपादन किया। यहां पर इनका जो ग्रंथि है, ग्रंथि के बारे में अगर लिखना चाहें तो लिख लें। ग्रंथि एक विरह गीत है। लिख लीजिए, ग्रंथि के बारे में लिख लें। ग्रंथि एक विरह गीत है। ग्रंथि एक विरह गीत है। लिख लीजिए, विरह गीत है। लिख लिया। आगे बढ़ते हैं और काव्यों की बात करते हैं। प्रगतिवादी इनकी रचनाएं जैसे युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है,
अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी रचनाएं हैं स्वर्ण किरण, उत्तरा, युगपथ, स्वर्णधूलि। मानवतावादी इनकी जो कविताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। स्वच्छंद है, मुक्ति यज्ञ है, युगांतर है, तारापथ है, मानसी है, श्रवण है, अवगुंठित है। इनका अंतिम काव्य है लोकायतन। रहस्यवादी कविता है मौन निमंत्रण। तो यहाँ पर इनका जो अंतिम काव्य लोकायतन है, इस पर जरा ध्यान दीजिए आप। लोकायतन ये गांधी पर आधारित महाकाव्य है और लोकायतन में आप देखेंगे तो 7 सर्ग है। सर्गों की संख्या कितनी है? 7 सर्ग है। 7 सर्ग है, ध्यान दीजिएगा। लोकायतन में 7 सर्ग है और सर्ग को, जो लोकायतन में 7 सर्ग हैं, सर्ग को क्या कहा जाता है? सर्ग को कहा जाता है द्वार। सर्ग को क्या कहा जाता है? द्वार। जैसे पृथ्वीराज रासो है आपके पाठ्यक्रम में, रेवा तटई है। पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग है, सर्ग को क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। ऐसे ही इनका जो अंतिम काव्य लोकायतन है, जिसमें 7 सर्ग है, उस सर्ग को क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। लिखना चाहे लिख लें, द्वार कहा जाता है। लिख लिया? द्वार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार अगर देखें तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर मिला। कला और बूढ़ा चांद को रश्मिपदी भी कहा जाता है। ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है जिसे रश्मिपदी भी कहा जाता है। लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। रश्मिपदी, कला और बूढ़ा चांद को। इनके काव्य की और भी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पंत का प्रिय अलंकार कौन सा है? इनका प्रिय अलंकार है अनुप्रास अलंकार। प्रिय छंद है रोला छंद। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी भाषा को चित्रभाषा कहा। हिंदी में सबसे पहले मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग सुमित्रानंदन पंत ने ही किया है। पल्लव की भूमिका को जिस प्रकार छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, ऐसे ही युगांत इनकी जो रचना है, युगांत को छायावादी की मृत्यु का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल किस रचना को कहा जाता है? तो इनकी जो गुंजन रचना है, गुंजन को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। युगवाणी में इन्होंने प्रगतिवाद को युग की वीणा कहा है। युगवाणी में प्रगतिवाद को युग की वीणा कहा है। ये इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता की व्याख्या कराने से पहले मैंने ये तथ्य आप लोगों को दे दिया है, ताकि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, चैनल पर लगे हैं, देख रहे हैं, वो इसका लाभ उठा सकें। काव्य संग्रह, कुछ काव्य संग्रह मैंने यहाँ पर लिया, बहुत सारा नहीं लिया है। जैसे पल्लव, पल्लव काव्य संग्रह मैंने यहाँ पर लिया। पल्लव में जो लंबी कविता है परिवर्तन संकलित है। पल्लव किसमें संकलित है या लंबी कविता कौन सी है? तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। ऐसे मौन निमंत्रण इनकी जो कविता है वो भी मैंने यहाँ पर लिया है। मौन निमंत्रण, छाया काल, सोने का गान, नारी रूप, बादल, विश्व छवि, ये सब इनकी कविताएं पल्लव में संकलित हैं। गुंजन की अगर बात करें, गुंजन में 46 कविताएं संकलित है, जिनमें से पहली कविता है वन वन उपवन और अंतिम कविता है चींटियों की सी काली पंक्ति। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, महत्वपूर्ण कविता है, इसलिए मैंने गुंजन काव्य संग्रह को यहाँ पर लिया है। ग्राम्य काव्य संग्रह, जिसमें स्वप्नपट पहली कविता है, फिर ग्राम कवि, धोबिया का नृत्य, ग्राम श्री, भारत माता। भारत माता इसलिए लिया है क्योंकि ग्राम्य में संकलित है और भारत माता आपके यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है। ग्राम देवता इसी ग्राम्य में संकलित है। तो ग्राम्य जो काव्य संग्रह है, ग्राम्य के बारे में सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, क्योंकि परीक्षा में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस रचना के बारे में कहा है कि इसमें मेरी क्रांति भावना मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित ही नहीं होती, उसे आत्मसात कर
प्रभावित करने का भी प्रयत्न करती है। तो किस रचना के बारे में कहा गया? तो ग्राम्या के बारे में कहा गया है। कहीं पर लिखना चाहें लिख लें, कहीं पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ग्राम्या के बारे में उन्होंने कहा है कि इसमें मेरी क्रांति भावना मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित ही नहीं होती है, उसे आत्मसात कर प्रभावित करने का भी प्रयत्न करती है। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है, जब ग्राम्या के बारे में सुमित्रानंदन पंत ने यह कहा तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि मार्क्सवाद में भी सुमित्रानंदन पंत का व्यक्तित्व अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं पा सकता। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि मार्क्सवाद में भी सुमित्रानंदन पंत का व्यक्तित्व अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं पा सकता। क्लियर? इनका अतिमा काव्य संग्रह जिसमें 55 कविताएं संकलित हैं, कला और बूढ़ा चांद जिसमें 90 कविताएं संकलित हैं। इसमें से जो भारत माता कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में है, भारत माता को क्या क्या कहा गया है? सिर्फ इस तरीके से प्रश्न साधारण रूप में पूछा जा सकता है कि भारत माता कविता जो कि यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में है, इस भारत माता कविता में भारत माता को क्या क्या कहा गया है? आप लिखना चाहे तो लिख लें। पहला पॉइंट, भारत माता कविता, भारत माता को उदासीनी कहा गया, उदासीनी कहा गया, प्रवासिनी कहा गया, निवासिनी कहा गया, शरदेंदु हासिनी कहा गया, गीता प्रकाशिनी कहा गया, जीवन विकासिनी कहा गया। कुल कितने खंड हैं? अगर भारत माता कविता में कहा जाए कुल कितने बंद हैं तो 5, और पांचों में क्या क्या कहा गया? पहला कहा गया उदासीनी, दूसरा कहा गया प्रवासिनी, तीसरा कहा गया निवासिनी, 5 नहीं है, सॉरी 6 है निवासिनी, चौथा कहा गया शरदेंदु हासिनी, पांचवा कहा गया गीता प्रकाशिनी, और छठा कहा गया जीवन विकासिनी। लिख लिया आपने? तो ये महत्वपूर्ण है, इसे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं आपके पाठ्यक्रम में जो कविता लगी है कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शस्त्र ध्वस्त, हे शुष्क जीर्ण, हिमताप पीत मधुवात पीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जगनीड़ शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। तो यहाँ पर जो कहा गया है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, इसमें द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र मतलब क्या है? यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने अपने इस कविता के माध्यम से परिवर्तन दिखाया है। यानी जैसे ही पुराना युग जाता है और नया युग आता है, ऐसे ही पुराने पत्ते झड़ते हैं और उसके स्थान पर नए पत्ते आ जाते हैं। तो पत्तों के माध्यम से इन्होंने पुराने समय के जाने और नए युग के आने का संकेत किया है। पुरातन में जाकर नवागतों के लिए मार्ग प्रशस्त करने को कहा गया है। इस कविता में कहा जाता है कि संसार के पुराने पत्ते, हे संसार के पुराने पत्ते, पुराने पत्ते मतलब पुराना युग, तुम शीघ्र झड़ जाओ, तुम डाल से गिरकर नष्ट हो चुके हो, तुम सूख चुके हो, मुरझा चुके हो। इतना ही नहीं, हिम ताप पीत मधुबात भीत, तुम बर्फ और धूप के कारण पीले पड़ चुके हो, तुम वीत राग जड़ पुराचीन, और इतना ही नहीं है, तुम प्राणहीन हो गए हो। यहां तक कहा जाता है कि जो वसंत है, वसंत की तेज हवा जब चलती है तो उससे दूर उड़ जाने का भय भी है तुम्हें। तुम संसार की भोगलिप्सा से विरक्त, निर्जीव और प्राचीन मतलब प्राचीन हो चुके हो। निष्प्राण विगत युग, निष्प्राण यानी तुम बीते हुए प्राणहीन युग हो।
किसे कहा गया? बीते हुए प्राणहीन युग किसे कहा गया है? पत्तों को कहा गया है। मृत विहंग, विहंग मतलब पक्षी, तुम मृत पक्षी हो। जग नीड़ शब्द और श्वासहीन, कहा जाता है कि तुम्हारा संसार रूपी जो घोंसला है वो नष्ट हो चुका है, तुम सांस लेने में असमर्थ हो। तुम सांस लेने में क्या हो गए हो? असमर्थ हो। और इतना ही नहीं, तुम चहचहाने में भी असमर्थ हो चुके हो। आगे कहा जाता है च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, और इतना ही नहीं है, तुम्हारे जो पंख हैं वो सब अस्त व्यस्त होकर क्या है? टूट चुके हैं। और जब टूट चुके हैं तो तुम कैसे हो गए हो? तुम पर विहीन हो गए हो, पंख विहीन हो गए हो, झरझर अनंत में हो विलीन। तो तुम पंख विहीन हो गए हो, इसलिए यहां पर इनके झड़ने की बात की जा रही है, झड़कर अनंत में विलीन होने की बात की जा रही है। तो पेड़ के पीले पत्ते को बीते हुए युग के समान बताया गया और कहा जाता है कि अब आपका कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजनहीन बताया जा रहा है इन पत्तों को। उनको मृत पक्षी के समान भी बताया गया है। और जर्जर पीले पत्तों से कहा जाता है कि झरझर अनंत में हो विलीन, झड़कर अनंत में क्या हो जाओ? अनंत में विलीन हो जाए। और आगे फिर देखें, कहा गया कंकाल जाल जग में फैले, कंकाल जाल जग में फैले, यानी कहते हैं कि अब संसार में पिछले युग के अस्थिपंजर ही शेष बचे हैं। कंकाल जाल जग में फैले, केवल जग में उस समय के, विगत वर्ष के, विगत समय के, विगत युग के क्या बचे हुए हैं? कंकाल। फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीवन की मांसल हरियाली। और कहा जाता है कि जो युग बीत गया है उस युग के इन हड्डियों, इन पंजरों में क्या हो गया है? फिर से नवल रुधिर, फिर से कहा जाता नवल रुधिर पल्लव लाली, और उसमें नवीन रक्त की लालिमा वाले पत्ते उत्पन्न हों। जिस प्रकार से पुराने पीले पत्ते टूटकर गिरते हैं और उनका स्थान नवीन रक्तिम पल्लव ले लेते हैं, उसी प्रकार पुराने युग की मान्यताएं और उनका स्थान नवयुग के उपयोगी विचार ग्रहण करते हैं। जीवन की उखड़ी उखड़ी ध्वनि से नवजीवन का आनंद, जो नवजीवन है उस नवजीवन का आनंद पूर्ण स्वर प्रकट हो। और इतना ही नहीं, आगे कहा गया है कि जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। युवा अवस्था के पुष्पित संसार में मतवाली कोयल का मधुर स्वर गूंजे। मतवाली जो कोयल है उसका स्वर गूंजे, और वह अपने अमर प्रेम से या अपने अमर प्रेम की शराब से नवीन युग की प्याली को भर दे। नवीन युग की प्याली को किससे भर दे? मदिरा से भर दे। तो यहां पर यह कहा गया है कि जो पहले का समय है, पहले का युग है, उस युग की जो टूटी फूटी मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, वो सारे समाप्त हो जाएं और उसके स्थान पर नए युग की जन उपयोगी विचारधारा वहां पर स्थापित हो। यानी पूरी पुरानी जो मान्यताएं हैं वो पुरानी मान्यताएं समाप्त हों और उन पुरानी मान्यताओं के स्थान पर जो नई मान्यता, नई विचारधारा स्थापित हो, और ऐसी विचारधारा स्थापित हो जो जन उपयोगी हो। तभी तो इन्होंने ग्राम्य के बारे में कहा है कि मेरी क्रांति भावना मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित ही नहीं होती, बल्कि उसे आत्मसात करके प्रभावित करने का भी प्रयत्न करती है। तो यहां पर जन उपयोगी जो विचारधारा है वो जन उपयोगी विचारधारा इसमें अपना स्थान ले। जो उसमें पत्ते हैं, वृक्ष के जो पीले पत्ते हैं, वो किसके प्रतीक हैं? पुराने युग के प्रतीक हैं।
अगला बंद जो यहाँ पर है, इस बंद में, इससे पहले वाले बंद में आप देखेंगे जो झरने की बात की गई है, इसमें किसके प्रतीक हैं? सड़ी गली जो मान्यताएं हैं, पुराने युग की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का भी प्रतीक बताया गया है। तो यहां पर आपने इस कविता की व्याख्या देखी, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, और साथ में आपने भारत माता जो कविता है, भारत माता कविता, भारत माता कविता में भारत माता को क्या कहा गया है? 6 बंद हैं। हर बंद में पहले में क्या कहा गया? उदासिनी। दूसरे में क्या कहा गया? प्रवासिनी। तीसरे में निवासिनी। चौथे में सर्देन्दुहासिनी। पांचवें में गीता प्रकाशिनी और छठे में जीवन विकासिनी कहा गया है। तो इस तरीके से वैसे सुमित्रानंदन पंत की जो कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, प्रथम रश्मि हो, चाहे परिवर्तन हो, चाहे नौका विहार हो, संध्या हो, एक तारा हो, भारत माता हो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हो, सब पर आधारित आपको एक वीडियो लेक्चर भेजा जाएगा अभी 2:30 बजे। और मैथिली शरणगुप्त का साकेत का 9वां सर्ग और भारत भारती, इस पर आधारित वीडियो आपको मिलेगा। बाकी इस पर आधारित जो प्रश्न है वो रात में आज 9 बजे लाइव कक्षा में प्रश्न होंगे, ध्यान रखिएगा। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। लेकिन एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहे हैं, देखते हैं कि कितने लोग मेरे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रथम रश्मि कविता, प्रथम रश्मि कविता, प्रथम रश्मि कविता की एक पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना। ये किसे संबोधित करके कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। सुमित्रानंदन पंत ने किसे कहा है कि तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना? किसे कहा है सुमित्रानंदन पंत ने? जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग वीडियो को अंत तक और पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ बैठकर देखते हैं, मेहनत के साथ पढ़ते हैं। वो चीज़ जब आपकी प्रतिक्रिया आएगी तो क्लियर हो जाएगा कि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी कविता प्रथम रश्मि में किसे कहा है तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना। तो हम लोग रात में 9 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। कहीं कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें।